आज हमारा जो मौजू या टॉपिक है वो बच्चों में एपिलेप्सी के हवाले से बात करनी है। बच्चों में एपिलेप्सी मुख्तलिफ़ एज ग्रुप में मुख्तलिफ़ तरह से प्रेजेंट हो रही होती है। कौन से बच्चे मुतासर हो सकते हैं? नंबर 1, जो बच्चे देखें पैदाइश के फ़ौरन बाद एपिलेप्सी के दौरे आ जाएं तो उनको नियोनेटल एपिलेप्सी कहा जाता है। और या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है 5 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चों में एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। तो बच्चों की एपिलेप्सी जो होती है वो मुख्तलिफ़ तरह से होती है। नियोनेटल एपिलेप्सी मुख्तलिफ़ तरह से होती है। नियोनेटल में एपिलेप्सी के दौरे जो होते हैं वो इस तरह हो रहे होते हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो उसमें जो है वो अचानक ऐसी आदत पैदा हो जाए कि बार बार रो रहा हो, इरिटेबल हो रहा हो, दूध न ले रहा हो, या अपनी टांगों की मूवमेंट कर रहा हो, या हाथों की मूवमेंट कर रहा हो, या गर्दन को हिला रहा हो। तो ये भी एक तरह का दौरा हो सकता है। अच्छा, बच्चों में ज़्यादातर जैसे 5 साल के बच्चों में ये देखा गया है कि जैसे ही उनका तेज़ बुखार आ जाता है तो उनको एपिलेप्सी के दौरे आ जाते हैं या झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं या एपिलेप्सी के दौरे कह रहे होते हैं। एपिलेप्सी बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह से हो रहती है। फेब्राइल सीज़र और एपिलेप्सी में ये फ़र्क है कि फेब्राइल सीजर्स वो होते हैं जो 5 साल के उम्र के अंदर आते हैं, और 5 साल की उम्र जब ख़त्म हो जाती है तो वो फेब्राइल सीजर्स ख़त्म हो जाते हैं। मगर कुछ चंद फ़ीसद लोगों में वो फेब्राइल सीजर्स आगे चल के एपिलेप्सी के दौरों में तब्दील हो जाते हैं, तो वो एपिलेप्सी कहलाती है। अब बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह से लोग प्रेजेंट हो रहे होते हैं, जैसे एब्सेंस सीज़र हो रहे होते हैं, जैसे मायोक्लोनिक जर्क्स हो रहे होते हैं। सुबह उठा बच्चा क्लम्सी हो गया, हाथ में से कोई चीज़ उठाई गिरा दी, तो उसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। या एब्सेंस सीज़र इस तरह होता है कि बच्चा बैठा हुआ है और अचानक क्लास में बैठे बैठे स्टेयर करने लगता है और सराउंडिंग से डिटैच हो जाता है। तीसरा ये होता है कि बच्चे बिहेवियरल तब्दीली के साथ आ रहे होते हैं, ज़्यादा इरिटेबल हो रहे होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं, या एंगर बर्स्ट उनमें ज़्यादा आ रहा होता है, और मुख्तलिफ़ तरह से वो आते हैं। चौथा ये किस्म होता है कि बच्चों में स्लोली प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन आता है, कि उनकी स्कूल की जो सलाहियतें हैं वो कम हो जाती हैं, और उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, और वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे होते हैं। इसीलिए उनको आपको मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उसको इवेल्यूएट किया जाए टाइम पे। टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे ये दौरे बढ़ते जाएंगे तो उनका जो ब्रेन का जो ग्रोथ है या जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। अगर एक दफ़ा ब्रेन की डेवलपमेंट रुक गई और उनके जो सलाहियतें वो कम हो गई तो फिर ये जो है बच्चे आगे चल के मुआशरे में अपना जो किरदार अदा करना चाहिए पढ़ने लिखने में या कॉग्निटिवली उनको एक्टिवली होना चाहिए था, वो नहीं होगा। बच्चों में एपिलेप्सी जो है और वो काबिल इलाज है। अब अक्सर पेरेंट्स आते हैं हमारे पास के हमारे बच्चे को दौरे हो रहे हैं, तो क्या ये एपिलेप्सी के दौरे जो हैं वो ताहयात रहेंगे या उम्र भर रहेंगे? तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि देखें, कुछ बच्चों में हम रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिसमें कुछ एपिलेप्सी के जो दौरे हैं वो 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे डिसेबल हो रहे होते हैं, या ब्रेन के अंदर उनके कोई ऐसी चेंज आ चुकी होती है, या ब्रेन के अंदर कोई हिस्सा मुतासर हो चुका होता है, या ब्रेन छोटा रह जाता है, तो उनकी दवाएं फिर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चल रही होती हैं। मगर ज़्यादातर जो एपिलेप्टिक के दौरे हैं वो काबिल इलाज है, और उनके जो इलाज है एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए होता है, और सर्टेन पीरियड के लिए उनका इलाज चल रहा होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी टेपर ऑफ की जाती है। जो रफ़ एस्टीमेट है हमारा 3 से 5 साल हम पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि ये इनका दौरा चल सकता है या एपिलेप्टी के दौरे आ सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी दवाएं सेलेक्ट की जाएं जो उनके एक तो दौरों को स्टॉप करे, दूसरा ये कि उनके जो कॉग्निटिव ग्रोथ हो रही होती है उसको मुतासर ना करे, तीसरा ये होता है कि क्योंकि बच्चों को इस एज में स्कूल भी जाना होता है, स्कूल परफॉर्मेंस को भी ख़राब ना करे, तो ऐसी दवाओं का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट। एपिलेप्सी के बारे में बच्चों में ये है कि ये आम तौर पे देखा गया है कि बच्चों में बिहेवियरल तब्दीली बहुत आती है, और वो थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं दूसरे बच्चों से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। या तो वो एंगर बर्स्ट कर रहे होते हैं, या फिर वो बिल्कुल खामोश हो के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि
वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और स्लो हो रहे होते हैं। तो इसमें फैमिली का या पेरेंट्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें अपने बच्चों को अगर कोई भी ऐसी अलामत देखें तो फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से मिलें, ताकि उसका इलाज प्रॉपर टाइम पे हो जाए और आगे कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों से बचा जाए। एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि बच्चों में सडन चेंज इन एनी चेंज इन द बॉडी, कि अगर वेट गेन हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है या कोई और तब्दीली आ रही है और वो दवा भी नहीं खा रहे हैं, उसके बावजूद उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। बच्चों में दवा जो है इम्पॉर्टेंट है और दवा का ड्यूरेशन और डोजेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा हमें बच्चों को अपनी सुपरविज़न में या पेरेंट्स की सुपरविज़न में हम सजेस्ट करते हैं कि दवा पीनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दवाई ऐसी है जिसकी हाफ़ लाइफ 22 घंटे है, किसी की हाफ़ लाइफ 8 घंटे, किसी की हाफ़ लाइफ 12 घंटे, तो नेक्स्ट डोज जो है वो उसी ड्यूरेशन के अंदर देना चाहिए, ताकि उसकी जो लेवल्स हैं वो मेंटेन हो और ब्रेन को कंटिन्यूसली वो दवा मिलती रहे। जिन घरों में चाइल्डहुड एपिलेप्सी के पेशेंट हो, उनके पेरेंट्स या उनके जो गार्डियंस हैं, उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि उनको एक तो मुस्तनद डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए ताकि एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बने। नंबर 2, दवा का कंप्लायंस अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 ये है कि उनके लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनसे ये सीजर्स प्रोवोक हो जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली द वीडियो गेम्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। नंबर 4 ये है कि अपनी निगरानी में उनको दवा पिलाई जाए, ताकि वो दवा जो है एक तो सही मिक़दार में पिएँ, ऐसा ना हो कि वो टॉक्सिक हो जाए और ज़्यादा हाई डोज ले लें।